नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का GS4 पेपर मतलब इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एकदम एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई टोटल 8 वैल्यूम है। 8 वैल्यूम में पांचों वाला वैल्यूम समाप्त होने को है। 3 वैल्यूम और बचेगा, उसको भी धीरे धीरे हम 1 हफ्ता 10 दिन में समाप्त कर देंगे। मतलब कि आपका 200 नंबर का जो आने वाला GS4 पेपर है उस पर जबरदस्त अप्रोच आपकी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप किसी कोचिंग का क्वेश्चन हल करें या फिर आयोग के आए हुए क्वेश्चन हल करें, सारा क्वेश्चन जो है इस क्लास से हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। बस आपको यही करना है कि सारा कुछ आपको नोट्स बनाना है, की पॉइंट पर मेहनत करना है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है, ड्राफ्टिंग आपको बेहतर करना है। मुझे लग रहा है कि 920 पोस्ट है, बेहतर ही बेहतर होगा। आते हैं आज का जो आपका टॉपिक है, सार्वजनिक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत। देखिए, जो सार्वजनिक प्रशासन होता है उसमें नैतिक आचरण अगर डेवलप करना है ना, तो उसके 3 जो है 2 स्रोत होते हैं। एक बाह्य स्रोत होता है और दूसरा आंतरिक स्रोत होता है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है कि कानून, नियम, विनियम में विभेद कीजिए। अंतरात्मा या फिर अंतःकरण, जिसे हम कंसाइंस कहते हैं और जिसे हम आम बोलचाल भाषा में दिल की आवाज कहते हैं, इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बड़ा हिट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको देखते हैं कि आखिर ये है क्या, सिविल सर्विसेज में इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक भैया। खैर, लोक प्रशासन में नैतिक आचरण का स्रोत 2 रूपों में लाया जाता है। एक तो कानून, नियम, विनियम के जरिए और दूसरा अंतरात्मा के माध्यम से। तो पहले हम बाह्य स्रोत पढ़ते हैं, जिसको जो है हम कानून, नियम और विनियमन के रूप में देख सकते हैं। कानून को हम लॉ कहते हैं, नियम को हम रूल कहते हैं और जो विनियम होता है इसको हम रेगुलेशन कहते हैं। क्या कुछ डिफरेंसेस होता है, इसको पहले हम जानते हैं। पहले कानून। कानून क्या होता है? हम जानते हैं कि जो विधायिका होती है, और विधायिका में चाहे वो संसद हो, विधानमंडल हो या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश पारित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 और राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है ना। तो ये जो अध्यादेश होता है एक कानून की भांति ही व्यवहार करता है, जिस प्रकार संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं। मतलब कि सीधी सी बात, जो कानून होता है ना भैया, वो विधायिका के द्वारा बनाई गई विधि होती है, उसको क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। रूल क्या होता है? जो नियम होता है, एक कानून के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा मतलब कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए आवश्यक नियम होते हैं। यह विधि कानून से परे नहीं जा सकते। मेरा यह कहना है कि जो कानून होता है ना, जो कानून होता है यह संसद विधायिका द्वारा बनाया गया एक प्रकार का विधि होता है, लेकिन कानून का जब क्रियान्वयन किया जाता है वो एक प्रकार के रूल्स के तहत किया जाता है। और यह ध्यान में रखिएगा कि ये जो विधि होती है या कानून से परे नहीं हो सकता क्या? आपका नियम। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन जैसे कोई सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था हो गई, ठीक है ना, तो वो क्या करती हैं कि चीजों को रेगुलेट करने के लिए विनियम बनाती हैं। तो यही कह रहा है कि विनियामक संस्था जैसे ट्राई हो गया, सेबी हो गया, एक कानून या सिस्टम को व्यवहारिकता प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? रेगुलेशन के माध्यम से। तो अभी सारा कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ जी भैया, हम लोग देख रहे थे विधि या कानून, नियम और विनियमन। इसको हम लॉ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं, और इसको हम रेगुलेशन कहते हैं, ठीक ना। हमने इसकी परिभाषा पहले वाले पेज पर पूरी तरह अच्छे से डिटेल से देखी। फिलहाल और क्या देखना है इसमें? जो विधि या कानून होता है ना, ये सभी पर समान रूप से लागू होता है। अनिवार्य रूप से इसका पालन करना होता है, मतलब बाध्यकारी रूप से ये लागू होता है। यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप विकसित या निर्मित होते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अनुच्छेद 51(1)(g), इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, या फिर अनुच्छेद 48(a), जिसमें जो है डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करे। तो कानून इस पर बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना। तो ये कानून के संविधान के अनुकूल होता है। कानून व्यक्ति के निर्णय, कर्तव्यों व आचरण व अधिकारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बिल्कुल प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कानून है। और कानून उदाहरण के रूप में आप दिखा सकते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट 2005, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो यहां से आपके अधिकार, कर्तव्य और आचरण और निर्णय सारे कुछ रेगुलेशन किससे हो रहे हैं? कानून या विधि के माध्यम से। कौन बना रहा है? विधायिका बना रही है, चाहे संसद, चाहे राज्य विधानमंडल या फिर अध्यादेशों के माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है ना। खैर, नियम पे आइए जरा। नियम को हमने बताया कि जो कानून होता है या विधि होता है, इसी को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए मतलब क्रियान्वित करने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है। यह कानून की व्याख्या, स्पष्टीकरण तथा विस्तारण करते हैं ताकि कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके, ठीक ना भैया। खैर, नियम सरकार के साथ साथ निजी संगठनों द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे घर के नियम होते हैं, जैसे समाज के नियम होते हैं, जैसे यातायात नियम होता है, जैसे आरएसएस का है ना संगठन, तो मोहन भागवत वाली।
तो सबके मतलब कि हर संगठन के, हर जो है सरकारी संस्थाओं में या फिर जो है घर के या फिर समाज के नियम होते हैं, उसी के अनुसार चीजें संचालित होती हैं। तो मतलब सरकारी स्तर के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में भी नियम हमको दिखाई पड़ते हैं। विनियम क्या होता है? विनियम हमने यही बताया कि भाई जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, जो सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, ये चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और कानून तथा नियम को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए विनियम बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि विनियम को लागू करने के लिए विधायिका की स्वीकृति तथा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विनियम कानून की तरह कठोर और उनका उल्लंघन करने पर राज्य से जुर्माना या सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्सर्जन मानक तय करना। तो ये आपका जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो चीज़ों को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ताकि ज़्यादा उत्सर्जन ना हो पाए, इसके लिए एक मानक तय करता है। अगर इस मानक से ऊपर आप जाएंगे तो फिर जो है सजा या फिर किसी प्रकार का जो है वो दंड निर्धारित करेगी। ठीक है ना? तो ये हमने कानून, नियम और विनियम को देखा। अब देखना जरा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंतरिक स्रोत के रूप में अंतःकरण, जिसे हम अंतरात्मा या कंसाइंस कहते हैं या दिल की आवाज कहते हैं। इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जब आप दो विकल्पों के बीच मझधार में पड़ते हैं ना, तो अपने दिल की आवाज सुन करके उस पर निर्णय लेते हैं या समस्या का समाधान करते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। न्याय की अदालतों का भी का एक कथन है, इसको आप याद रखिएगा कि न्याय की अदालतों की तुलना में एक उच्च न्यायालय है, और यह है अंतरात्मा की अदालत। यह अन्य सभी अदालतों से ऊपर है। ये महात्मा गांधी जी का कहना है। तो इसको अगर आप लिखेंगे ना मेंस में, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अंतःकरण मनुष्य की आंतरिक चेतना, नैतिक संवेदना और सही एवं गलत का आंतरिक बोध कराता है। अतः यह आत्मिक मानसिक तंत्र है जो हमें यह बताता है कि कोई कार्य नैतिक है अथवा अनैतिक, उचित है या अनुचित। इसे आम बोलचाल भाषा में मन या दिल की बात के रूप में भी जाना जाता है। ठीक ना भैया? तो हमने बताया कि इसको दिल की बात या मन की बात के रूप में जाना जाता है। कांट ने इसे व्यवहारिक बुद्धि मानते हुए नैतिक बुद्धि की संज्ञा दी है, जो कभी गलत नहीं हो सकती। कांट मानता है कि एक प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि है, नैतिक बुद्धि है, यह जल्दी गलत नहीं हो सकती। ठीक है ना? या कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा कांट का मानना है। तो अंतःकरण को हमने बस यही जाना कि भाई जो हमारी आंतरिक चेतना या आंतरिक प्रेरणा या आंतरिक संवेदना होती है, वो शो करती है कि इस मामले में कौन सा डिसीजन लिया जाना चाहिए, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो यह दिखाएगा कि यह नैतिक होगा, यह सही होगा, क्योंकि वो दिल की आवाज या अंतरात्मा की आवाज से निकला हुआ एक प्रकार का आंतरिक बोध होता है। ठीक है ना? खैर, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखना अंतःकरण की विशेषता, जो कंसाइंस की विशेषता क्या हो सकती है। पहला, कि जब आपके पास नैतिक दुविधा होती है ना, देखिए हमने नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा दोनों पढ़ा दिया है, पूरा डिटेल से पढ़ाया है, जहाँ करके आप पिछला क्लास जब देखेंगे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो नैतिक दुविधा की स्थिति में ये सहायता करता है डिसीजन लेने में। ठीक है? उचित और अनुचित में भेद स्थापित करता है, नैतिक कर्मों के लिए आपको प्रेरित करता है, अनैतिक कर्मों से दूर रहने का मार्गदर्शन देता है, नैतिक गुणों का विकास करता है, निर्णयन समस्या समाधान में सहायता करता है, प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल अनुकूल है या अनुरूप है, संवेदना, करुणा, परोपकार जैसे मूल्यों को ये प्रेरित करता है। अंतःकरण, ये इसकी अपनी इंपॉर्टेंस ही है, ये इसका अपना जो है विशेषता है, फीचर्स है। ठीक है? उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि जैसे अंगुलीमाल कि अंतःकरण ने यह जाहिर किया कि हिंसा एक सत्य मार्ग नहीं हो सकता है, फिर जाकर के वो जो है एक बेहतर मुनि बनता है ना, रामायण की रचना करता है। तो ये आप जो है थोड़ा सा अंतःकरण की विशेषता और एक बेहतर उदाहरण के रूप में इसको देख सकते हैं। फिर अंतःकरण के स्रोत, क्या स्रोत हो सकते हैं? अंतःकरण मतलब हमारी अंतःकरण बेहतर हो, दिल की आवाज़ जब आए बार बार किसी मुद्दे को हल करने के लिए, समस्या समाधान हल करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तो उस स्थिति में हमारे पास कौन सी प्रीवियस ईयर मतलब कि पिछले कुछ समयों में किस चीज़ों से हमको गुजरना पड़े ताकि हमारी जो दिल की आवाज़ है या अंतःकरण की आवाज़ है वो बेहतर हो सके। पहला बात तो आपको शिक्षा, ज्ञान या कौशल आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक ना? दूसरा, कि जीवन के अनुभव आपके बेहतर होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके पास जीवन में कुछ घटा फिर उसको आप बोल जाएं, नहीं भैया, उसको आप याद रखें, उससे सीखें। तो वही करा कि जीवन के अनुभव, नैतिक शिक्षा तथा कहानियाँ, ये सब आपको जो है अंतःकरण को मजबूत करती हैं। ये सब स्रोत हैं। परिवार, समाज, आदर्श व्यक्तित्व जैसे विवेकानंद, गांधी, बुद्ध, महावीर, जीसस, है ना, कृष्ण, इन सब से जो है एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में आप इनको ले सकते हैं ताकि आपकी अंतःकरण बेहतर हो। ऐतिहासिक घटनाओं पर विशेष तौर पे नजर, भाई आप इतिहास की घटनाओं पर जब नजर रखेंगे ना, तो एक आपका अनुभव जनरेट होगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था भविष्य में, फिर ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो जो आपकी अंतःकरण या दिल की आवाज आएगी वो बड़ी पॉजिटिव आएगी। तो ये कुछ हमने स्रोत को देखा। अब यहाँ पे देखना जरा, अंतःकरण का संकट किस स्थितियों में उत्पन्न होता है। जब भी आपके पास इथिकल डायलेमा या इथिकल कंसर्न की समस्या आएगी,
दो विकल्पों या दो मूल्यों के बीच चुनाव की स्थिति आएगी तो संकट उत्पन्न होगा अंतःकरण का, ठीक है ना। जैसे कि निर्णय लेने की स्थिति में यह होता है जब अंतःकरण दो विरोधी मूल्यों व विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय ना दे सके, तो उस स्थिति में अंतःकरण का संकट उत्पन्न होता है। उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे एक गरीब बच्चा है, भूख के कारण किसी दुकान से जाकर के सामान चुरा लेता है। यदि दुकानदार को हम बताते हैं तो वो उसको पीट देगा, यदि नहीं बताते हैं तो चोरी में सहभागी होंगे। तो अंतःकरण का ये जो है संकट हमको दिखाई पड़ेगा। सवाल है कि अंतःकरण का जो संकट होता है ना भैया, वो किस कारणों से दिखाई पड़ता है। पहला है कि भय या साहस का अभाव अगर है तो उस स्थिति में। हमारा लालच व्यक्तित्व है, मतलब हम लालच हैं या व्यक्तिगत हित हम चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी अंतःकरण पर संकट होगा। व्यावसायिक नैतिकता, मतलब कि हम अपने जो है व्यवसाय को जो है लेकर के हम नैतिक या अनैतिक वाला कार्य कुछ इस प्रकार का जो है फैक्टर शामिल करते हैं। तो महत्वाकांक्षा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में अंतःकरण का संकट बढ़ेगा। कानून व नियमों के अस्पष्टीकरण का होना, मतलब कानून और जो नियम है वो स्पष्ट बात नहीं बता रहे हैं, तो उस स्थिति में डिसीजन लेने में आपको समस्या होगी। नकारात्मक अभिवृत्ति अगर आप में है किसी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो उस स्थिति में एक संकट होगा। बाह्य दबाव जैसे पारिवारिक दबाव हो गया, राजनेताओं का दबाव हो गया, ब्यूरोक्रेट्स उच्च अधिकारियों का दबाव हो गया, देन आपको जो है अंतःकरण में ये समस्या दिखाई पड़ेगी। तो ये सब कई ऐसे फैक्टर हैं जो है हमको अंतःकरण में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो अगर मैं यह कहूं कि अंतःकरण के संकट का समाधान कैसे हो सकता है, तो कई अच्छे तरीकों से हो सकता है। पहला, साहस और बेहतर नेतृत्व आप में होना चाहिए। दूसरा कि धैर्य, सोच समझ कर फैसला कोई लेना, मतलब कि धैर्य रख करके, थोड़ा सा पेशेंस रख करके, सोच समझ कर आराम से फैसला लेना। विवेक का उपयोग बेहतर करें। अपने पद व कार्य क्षेत्र से संबंधित जानकारी को बढ़ाना, ठीक है ना। संविधान, कानून, नियमों को सही जानकारी या इसकी सही जानकारी होना। नैतिक मार्गदर्शक जैसे बुद्ध, महावीर, जीसस, सुकरात, ठीक है ना, क्या नाम है, महात्मा गांधी, तो इन सबको जो है एक व्यक्तित्व के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में अपना चुनाव करना कि अगर गांधी होते तो क्या सोचते, जीसस होते तो इस पर क्या सोचते, बुद्ध होते तो क्या सोचते। देन आपकी अंतरात्मा की जो आवाज आएगी ना, तो फिर आप समाधान निकाल सकते हो। फिर परामर्श उच्च स्तर पर तथा बौद्धिक वर्ग से लेना, अपने उच्च अधिकारियों से या फिर कोई बौद्धिक वर्ग हो तो उससे ये चीज़ें डिस्कस करना। तो ये हमने पूरा अंतःकरण को डिस्कस किया, अंतरात्मा को डिस्कस किया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आया है, विभेद करना है आपको कानून, नियम और विनियम में, मतलब कि लॉ और ये आपका रूल्स और रेगुलेशन में, ठीक है ना। अंतःकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी सिविल सेवा में उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। तो इसको लेकर के हमने तो पूरा डिस्कस किया, तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन लिखेंगे और सारा कुछ आप बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।